नमस्कार, लोकसभा टेलीविज़न में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं राज्यसभा में होने वाले चुनाव को लेकर। राज्यसभा कभी न भंग होने वाला स्थायी सदन है, जिसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं। इस वर्ष यानी कि साल 2020 में राज्यसभा के कुल 73 सदस्य रिटायर हो रहे हैं। अप्रैल माह की बात करें तो 51 सदस्य अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं, साथ ही 4 सीट पहले से रिक्त है। ऐसे में चुनाव आयोग ने कुल 55 सीटों को लेकर चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। चुनाव के बाद क्या होगा राज्यसभा का गणित, किस दल का कितना होगा प्रभाव, आइए जानते हैं हमारे खास कार्यक्रम में। साथ ही विशेष में जानेंगे राज्यसभा के कार्यकाल, राज्यसभा के गठन के इतिहास के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों वाले सदन लोकसभा के विपरीत यह सदन देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के अनुसार राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामित होते हैं, जिन्हें साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से चयनित किया जाता है। राज्यसभा के वर्तमान सदस्यों की संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली और पुडुचेरी के प्रतिनिधि हैं। साथ ही 12 नाम निर्देशित हैं। राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल की बात करें तो इस साल राज्यसभा में 69 सदस्य सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिनमें 18 भाजपा और 17 कांग्रेस के सदस्य शामिल हैं। वहीं सदन की 4 सीटें पहले से रिक्त है, यानी 2020 में राज्यसभा की कुल 73 सीटों के लिए चुनाव होंगे। इनमें से 55 सीटों के लिए निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक 6 मार्च से नामांकन प्रक्रिया, पर्चा दाखिल करने की आखिरी तारीख 13 मार्च, 18 मार्च तक नामांकन पत्र की वापसी, 26 मार्च मतपत्र के जरिए मतदान का दिन, 26 मार्च नतीजों का ऐलान। राज्यसभा के लिए 17 राज्यों के जिन 55 सीटों पर चुनाव होने हैं, उनमें से 4 सांसद पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। ओडिशा में बीजेपी के सांसद अनुभव मोहंती लोकसभा में चुने जा चुके हैं। असम में भुवनेश्वर कालिता और संजय सिंह भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं हरियाणा में इनेलोद के सांसद रहे राम कुमार कश्यप ने जून में ही इस्तीफा देकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी। इसके साथ ही 51 सांसदों का कार्यकाल पूरा हो रहा है। दरअसल महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से चुने गए सदस्य 2 अप्रैल को सेवानिवृत्त हो जाएंगे, जबकि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, राजस्थान, गुजरात, मणिपुर, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल और मेघालय के सदस्यों का कार्यकाल 12 अप्रैल को समाप्त होगा। मार्च माह में होने वाले चुनाव में महाराष्ट्र की 7, ओडिशा की 4 सीट, तमिलनाडु की 6 सीट, पश्चिम बंगाल की 5 सीट, आंध्र प्रदेश की 4, तेलंगाना की 2, असम की 3, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 2 सीट, गुजरात की 4, हरियाणा की 2, हिमाचल प्रदेश की 1, झारखंड की 2, मध्य प्रदेश की 3, मणिपुर की 1 सीट, राजस्थान की 3 और मेघालय की 1 सीट शामिल है। अप्रैल माह के बाद जून माह में अरुणाचल प्रदेश की 1 और कर्नाटक की 4 सीट रिक्त होंगी। जुलाई माह में मिजोरम की 1 और नवंबर माह में उत्तर प्रदेश के 10 और उत्तराखंड के 1 सदस्य का कार्यकाल समाप्त होगा। गौरतलब है कि मनोनीत सदस्य केटीएस तुलसी का कार्यकाल फरवरी माह में पूरा हो चुका है। राज्यसभा में इस साल जिन प्रमुख नेताओं का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उनमें सपा के राम गोपाल यादव, कांग्रेस के पीएल पुनिया, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, उपसभापति हरिवंश, रामदास आठवले,
दिल्ली भाजपा नेता विजय गोयल, मधुसूदन मिस्त्री, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, राज बब्बर, मोतीलाल वोरा, प्रभात झा और एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार शामिल हैं। यदि पार्टीवार राज्यसभा के मौजूदा हालात देखें तो कुल 250 सीटों में से 82 सीटें भाजपा के पास हैं और 46 सदस्य मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पास हैं। संसद के उच्च सदन में बहुमत पाने का आंकड़ा 123 है। राज्यसभा देश के राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। इस सदन के सदस्यों का चुनाव में विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन विधान परिषद के चुने हुए सदस्यों को इस चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर नहीं मिलता। राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, किस फॉर्मूले को अपनाया जाता है, आइए जानते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें विधान परिषद के सदस्य वोट नहीं डाल सकते। नामांकन फाइल करने के लिए न्यूनतम 10 सदस्यों की सहमति आवश्यक होती है। सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के द्वारा निर्धारित कानून से होता है। इसके अनुसार राज्य की कुल विधानसभा सीटों को राज्यसभा की सदस्य संख्या में 1 जोड़कर उसे विभाजित किया जाता है और फिर उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। इन चुनाव में हर राज्य के विधायकों की संख्या के आधार पर जीत होती है। राज्यों की कुल विधानसभा सीटों के आधार पर यह तय किया जाता है कि जीतने के लिए कितने वोट की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हर विधायक प्राथमिकता के हिसाब से अपना वोट देता है। राज्य और आपके यूनियन टेरिटरीज, उनके जो एमएलएज हैं वो इनको इलेक्ट करते हैं, और इनको इलेक्ट करने के लिए जो पद्धति प्रिस्क्राइब हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो अनुच्छेद 80 में, वो ये है कि उसको कहते हैं सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। मान लीजिए एक राज्य में 120 एमएलए हैं और 3 आपकी वैकेंसीज हैं, तो 3 + 1 माने 4। तो अगर 4 से 120 को आप डिवाइड करोगे तो 30 आएगा। इसमें फिर 1 जोड़ा जाता है, तो माने 31। तो जिसको 31 वोट मिलेंगे वही इलेक्टेड माना जाएगा। अब मान लीजिए कि इन 5 में सिर्फ 2 लोगों को 31 वोट मिलते हैं, बाकी को नहीं मिलते हैं, तब फिर वो शुरू होती है दूसरी एलिमिनेशन की प्रक्रिया, जिसमें कि जिसको सबसे कम वोट दिए गए हैं उसकी सेकंड प्रेफरेंस देख के उसके वोट जो हैं फिर बाकी 4 लोग, जो 1-2 बंदे हैं, 2 तो हो गए इलेक्ट, बाकी 2 में उसको बांटा जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा जबकि 31 एक तीसरे को भी ना मिल जाए। संसदीय गणतांत्रिक व्यवस्था वाले हमारे देश में संसद को सर्वोच्च दर्जा दिया गया है। संसद का मूल काम विधेयकों पर चर्चा करके कानून बनाना होता है, जिसमें राज्यसभा की भूमिका अहम मानी गई है, क्योंकि राज्यसभा दोबारा ये परखने का काम करता है कि कानून बनाने में कोई कमी तो नहीं रह गई। कमियों को परखने वाली यही भूमिका राज्यसभा को अहम बनाती है। संसद के दोनों सदनों में से राज्यसभा को खास दर्जा होने के साथ ही इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि लोकसभा में हर 5 साल में चुनाव होते हैं और नई लोकसभा का गठन हो जाता है, लेकिन राज्यसभा हमेशा जारी रहने वाला सदन है, यानी यह सदन कभी विघटित नहीं होता। यह सदन निरंतर चलने वाला सदन है और हर 2 वर्षों में और इसमें बदलाव, हर 2 वर्षों में इसमें बदलाव होता है, 1/3 लोगों को बदलाव हो जाता है। तो यह चिर यौवन हमेशा इसका बना रहता है, निरंतर ये ताज़ा बनी रहती है। और ये कहा जाता है कि जो बातें लोकसभा में पारित कर दी जाती है, शायद है कि कहीं उस पर ज़्यादा विचार नहीं हुआ होगा, तब राज्यसभा का महत्व और भी बढ़ जाता है। वहाँ पर ये माना जाता है कि यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं इस पर शांतिपूर्वक बहुत अच्छे समय को लेकर के विचार कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से संसदीय लोकतंत्र के लिए जो राज्यसभा का अपना महत्व है वो काफ़ी है। राज्यसभा की और भी कई ऐसी विशेषताएं हैं जो इसे लोकसभा से भिन्न बनाती है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अधीन मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होती है, जिसका आशय यह है कि राज्यसभा सरकार को बना या गिरा नहीं सकती।
लेकिन यह सरकार पर नियंत्रण रख सकती है और यह कार्य विशेष रूप से उस समय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार को राज्यसभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता। संसद में लगातार अवरोध और लोकसभा से पारित बिलों के राज्यसभा में अटकने की एक वजह यह भी होती है कि नई सरकार के गठन के बाद लोकसभा में जहां केंद्र का बहुमत होता है, वहीं राज्यसभा में बहुमत आने में बहुत वक्त लगता है। कोई भी कानून जब तक दोनों सदनों में पास नहीं होता वो कानून नहीं बनता है। लोकसभा में भी पास कराना पड़ेगा, राज्यसभा में भी पास कराना पड़ेगा, तभी कानून बनेगा। लेकिन राज्यसभा की एक अहमियत और भी है। लोकसभा 5 साल के अंदर ख़त्म हो जाता है, उससे पहले भी डिज़ोल्व हो सकता है। बहुत बार हुआ है, मेरे ख्याल से 91 से लेके और 2000 तक बहुत बार पार्लियामेंट लोकसभा डिज़ोल्व हुआ है। राज्यसभा कभी डिज़ोल्व नहीं होता है। हर 2 साल के बाद नए इलेक्शन होते हैं, 1/3 MPs रिटायर हो जाते हैं, उनमें से कुछ दोबारा चुन के आ जाते हैं, कुछ नए आते हैं। और राज्यसभा में कोशिश की जाती है कि देश का और ज़िंदगी के हर मैदान से रिप्रेजेंटेटिव हो। वहाँ पे आर्टिस्ट भी नॉमिनेट हो सकता है, कोई शायर भी नॉमिनेट हो सकता है, हर तरीके के लोग अपनी अपनी राय वहाँ पे रख सकते हैं। और राज्यसभा की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि अगर कोई बिल राज्यसभा में पास हो जाता है और लोकसभा डिज़ोल्व हो जाती है, वो कानून अपनी जगह बाकी रहता है, वो कभी ख़त्म नहीं होता। लोकसभा के अंदर ख़त्म हो जाता है, राज्यसभा में कभी ख़त्म नहीं होता। वीमेन रिजर्वेशन बिल राज्यसभा के अंदर पास हुआ है, वो अभी तक अपनी जगह मौजूद है। जिस दिन लोकसभा पास कर देगी उस दिन वो देश का कानून बन जाएगा। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक से लौट कर जानेंगे राज्यसभा के गठन, राज्यसभा की उत्पत्ति और इसके सदस्यों के कार्यकाल के साथ ही राज्यसभा सदन की विशेषताओं के बारे में। 23 अगस्त 1954 को यह घोषणा हुई कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स को अब राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले दूसरे सदन के अस्तित्व को लेकर आलोचकों ने कई बार सवाल उठाए। लंबी बहस और चर्चा के बाद राज्यसभा का गठन हुआ, लेकिन सदस्यों के कार्यकाल अगर 6 साल का होता है तो उसके लिए किस तरह की योजना होगी, किस तरह से 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूर्ण किया जाएगा और हर 2 साल में सदस्यों का निर्वाचन होगा, इसको लेकर के क्या योजना तैयार हुई, आइए जानते हैं। स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित एकल सभा को अपर्याप्त समझा गया। लिहाजा काउंसिल ऑफ स्टेट्स के रूप में एक ऐसे दूसरे सदन का सृजन किया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्ष निर्वाचित लोकसभा से पूरी तरह अलग थी। इसे एक ऐसा सदन समझा गया जिसकी सदस्य संख्या लोकसभा यानी हाउस ऑफ पीपुल से कम है। हालांकि संविधान सभा में दूसरे सदन की उपयोगिता और अनुपयोगिता के संबंध में विस्तृत बहस हुई, जिसके बाद स्वतंत्र भारत के लिए एक द्विसदनीय विधानमंडल बनाने का निर्णय किया गया, क्योंकि परिसंघीय प्रणाली को अपार विविधताओं वाले इतने विशाल देश के लिए सर्वाधिक सहज स्वरूप की सरकार माना गया। 18वीं शताब्दी में जब यूएसए का संविधान बन रहा था, तब वहाँ पर 2 उनके जो महारथी थे, एक वाशिंगटन और एक जेफरसन, उन पर चर्चा हो रही थी। तो जेफरसन ने ये सवाल पूछा कि दूसरे सदन की क्या ज़रूरत है। तो वाशिंगटन ने ये कहा कि आप कॉफ़ी को तश्तरी में क्यों उड़ेलते हो। तो जेफरसन ने कहा कि वो ठंडा करने के लिए। तो बोले यही जो दूसरा सदन है उसमें जो भी उथल पुथल से कोई जल्दीबाजी में अगर कोई चीज़ आ जाए लोअर हाउस से, तो उसको यहाँ ठंडे दिमाग से विचार करने के लिए ये दूसरा सदन आवश्यक है।
बाद में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ। 23 अगस्त 1954 को सभापति ने सदन में यह घोषणा की कि अब काउंसिल ऑफ स्टेट्स को राज्यसभा के नाम से जाना जाएगा। भारत में दूसरे सदन की शुरुआत 1918 के मोंटेक चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुई। भारत सरकार अधिनियम 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के दूसरे सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स को बनाया गया। इसका विशेषाधिकार सीमित था। ये वास्तव में 1921 में अस्तित्व में आया। गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। आजाद भारत का संविधान तैयार करने के लिए 1946 में ही संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। इसी संविधान सभा ने 1950 तक केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया। संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा को ही अनंतिम यानी प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। ये व्यवस्था इसलिए की गई ताकि देश के पहले आम चुनाव और राज्य विधानमंडलों के चुनाव कराए जा सकें। ये प्रोविजनल संसद 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक एक सदनी रहा। राज्यसभा की सदस्य संख्या के इतिहास को जाने तो पहली राज्यसभा में 217 सदस्य थे, जिसमें 205 राज्यों से बाकी 12 नामित सदस्य थे। नए राज्यों के गठन के साथ ये संख्या बढ़ती गई और 1987 में कुल संख्या 245 हो गई। संविधान के मुताबिक राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। 1952 में सदन के गठन के वक्त एक दिलचस्प पहलू भी सामने आया। वो ये कि राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल जब 6 साल का होता है तो ये व्यवस्था कैसे लागू की जाए कि हर 2 साल में 1/3 सदस्यों को रिटायर कर दिया जाए। दरअसल 29 नवंबर 1952 को लॉटरी निकालकर यह तय किया गया कि पहले 2 साल, फिर 4 साल और पूरे कार्यकाल के लिए कौन रहेगा। पहले 2 साल के लिए 72 सांसदों के नाम की पर्ची निकाली गई। यही प्रक्रिया 3 बार दोहराई गई। उसके बाद से बनी व्यवस्था आज तक जारी है। जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 154 के अनुसार राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इस सदन की ये भी खास बात है कि बीच में किसी सदस्य के इस्तीफे या किसी कारण से खाली सीट पर उपचुनाव होता है, लेकिन वो बचे हुए कार्यकाल के लिए ही सदस्य हो सकता है। संघीय सभा होने के नाते राज्यसभा ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने का काम हमेशा किया है और संसदीय लोकतंत्र में लोगों की आस्था को बढ़ाया है। हालांकि राज्यसभा को कई मामलों में विशेष शक्तियां प्राप्त है, तो कुछ मामलों में लोकसभा जैसी शक्तियां नहीं है। राज्यों के प्रतिनिधित्व वाले यानी एक परिसंघीय सदन होने के नाते राज्यसभा को संविधान के अधीन विशेष शक्तियां प्राप्त है। कानून बनाने से जुड़े सभी विषयों या क्षेत्रों को 3 सूचियों में विभाजित किया गया है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ व राज्य सूचियां परस्पर अपवर्जित हैं, यानी कोई भी दूसरे के क्षेत्र में रखे गए विषय पर कानून नहीं बना सकता, लेकिन राज्यसभा के पास इस मामले में विशेष शक्तियां हैं। राज्यसभा चाहे तो सदन में मौजूद और मत देने वाले सदस्यों में से कम 2/3 सदस्य बहुमत से संकल्प पारित करके राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकते हैं, जो 1 साल के लिए वैध होगा। दोबारा भी संकल्प पारित करके इसकी अवधि 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा संघ और राज्यों के लिए सम्मिलित 1 या अधिक अखिल भारतीय सेवाओं जैसे IAS, IFS और IPS जैसी अहम सेवाओं का सृजन भी राज्यसभा कर सकती है। अहम बात यह है कि अनुच्छेद 352, 356 और 360 के तहत आपातकाल की स्थिति हो और अगर लोकसभा विघटित हो गई हो तो राज्यसभा से ऐसी स्थिति में इस उद्घोषणा का अनुमोदन कराया जा सकता है। कुछ विशेषाधिकार भी दिए गए हैं राज्यसभा को, जिसमें कि 2 बहुत इम्पॉर्टेंट विशेषाधिकार उनके ये हैं कि एक तो अगर कोई ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करनी है, जैसे कि IAS, IPS, फॉरेस्ट सर्विस अभी है, उसके अलावा अगर मेडिकल सर्विस या इंजीनियरिंग सर्विस या जुडिशल सर्विस ऑल इंडिया बेसिस पर सब राज्यों के लिए, तो फिर एक
रेजोल्यूशन राज्यसभा का ज़रूरी है। अगर राज्यसभा का रेजोल्यूशन नहीं है तो गवर्नमेंट उस पर बिल नहीं ला सकती, कुछ नहीं कर सकती। दूसरा उनका विशेषाधिकार ये है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक 7 शेड्यूल है जिसमें कि यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट कि कौन बॉडी, आई मीन पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ये कौन किस तरह के बिल पास कर सकती किस विषय पर। तो यूनियन लिस्ट में वो हैं जिसमें कि लोकसभा का अधिकार है, स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट हैं जिसमें कि स्टेट असेंबलीज़ का अधिकार है कि अधिकार क्षेत्र है कि वो उस पर बिल बना सकते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी प्राविधान है कि अगर किसी मुद्दे पर अगेन राज्यसभा अगर अपना रेजोल्यूशन पास करती है कि इस पर संसद अपना कानून बना दे, यद्यपि ये सब्जेक्ट जो है स्टेट का है तब भी संसद इस पर कानून बना दे, तो फिर संसद कानून उस पर बना सकती है। क्योंकि इस दोनों विषयों में ये चीज़ जानने की ज़रूरत बहुत आवश्यक है कि इसको राज्यसभा क्यों कहा जाता है। ये राज्यों की सभा है, इसको अंग्रेज़ी में काउंसिल ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स बोले तो हमारे जो राज्य हैं, प्रांत हैं, उनका है। तो जब तक उनकी सहमति नहीं है तब तक ऑल इंडिया सर्विस नहीं क्रिएट कर सकते, और जबकि उनकी सहमति नहीं है तो उनके अधिकार क्षेत्र में आप लेजिस्लेशन नहीं कर सकते पार्लियामेंट। हालांकि वित्तीय मामलों में राज्यसभा की शक्तियां लोकसभा जैसी नहीं होती। जैसे धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेज तो दिया जाता है, लेकिन राज्यसभा उसे चर्चा के बाद लौटा देता है। ऐसा नहीं होने पर 14 दिनों के भीतर उसे पारित मान लिया जाता है। राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन नहीं कर सकती, केवल संशोधनों की सिफारिश कर सकती है। फिर भी भारत की संचित निधि से किसी धन की निकासी तब तक नहीं हो सकती जब तक दोनों सभाओं द्वारा विनियोग विधेयक को पारित नहीं कर दिया जाता। जहाँ तक कि राज्यसभा का अधिकार क्षेत्र है वो सभी मामलों में करीब करीब लोकसभा के बराबर है, लेकिन जो मनी बिल्स कहलाते हैं, टैक्सेशन वाले बिल्स और उसी तरह के बिल्स, उसमें राज्यसभा का अंतिम निर्णय नहीं करने का कोई उसमें प्राविधान नहीं है, वो लोकसभा ही निर्णय लेती है। राज्यसभा जो है उसमें कुछ अपने सुझाव दे सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन उसको रोक सकती है। उसके बाद जो भी उनके सुझाव हैं या निर्णय नहीं लिया गया तो ये माना जाता है कि वो बिल पास हो गया। मनी बिल जो आपका बजट के जो होते हैं, अप्रोप्रिएशन बिल्स एक्सेट्रा, इसको मनी बिल बोलते हैं। तो ये उनके पास अधिकार नहीं है कि मनी बिल को वो उसमें कोई आपत्ति करें या उसको अमेंडमेंट कर पाएँ, वो नहीं कर सकते। संवैधानिक व्यवस्था के मुताबिक राज्यसभा संघीय सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करते हुए एक आदर्श सभा की तरह कार्य करती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ सहयोग की भावना के साथ कार्य करती है। यही वजह है कि दोनों सदनों को एक दूसरे का पूरक माना गया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राज्यसभा ने रचनात्मक और प्रभावी भूमिका निभाई है। विधायी क्षेत्र और सरकारी नीतियों को प्रभावित करने में राज्यसभा की अहम भूमिका रही है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के कार्य भले ही अलग हैं, लेकिन दोनों ही सदन एक दूसरे के पूरक हैं और यही संघीय व्यवस्था अन्य देशों से इस देश को अलग बनाती है। आज के विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।